वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयोल इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 14 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, जिससे बिजनेस को एक तरीके से हमारे बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, उसके लिए ये 14 प्रिंसिपल इन्होंने अपनी एक फेमस बुक में दिया गया है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ में इनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से इन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है। और साथ में क्या है, जो हेनरी फेयोल थे, इन्होंने क्या किया था कि ये जो प्रिंसिपल दिए हैं मैनेजमेंट के लिए, हाँ, जो 14 प्रिंसिपल है, इसको बिजनेस में अगर हम यूज़ करेंगे तो इससे कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे। मतलब सारे बिजनेस में इन प्रिंसिपल के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं, अगर हम इस प्रिंसिपल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल से। हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयोल ने दिया है, उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अब मैं पहले आपको बता दूं, ये जो 14 प्रिंसिपल है, ऐसा लगेगा लेंथी वीडियो हो जाएगी, बट इतना लेंथी नहीं है जितना आपको लग रहा है। बस आपको 10-15 मिनट लगेगा अराउंड। बट ये प्रिंसिपल अगर आप अभी सुन लोगे, अभी आपको समझ जाएगा, तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। और ये प्रिंसिपल मतलब आपको 12th में भी रहने वाला है, आगे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कहीं ना कहीं तो पक्का मिलने वाला है, पर मिलेगा ज़रूर। इवन बिजनेस में भी यूज़ होगा। तो ऐसा हम वी आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और नॉर्मल हर किसी को भी पता रहना चाहिए कि हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल क्या है। ये वैसे भी ये बहुत फेमस नाम है, आगे आपको बहुत पर्सन मिलेगा। अभी हम चलते हैं कि पहले प्रिंसिपल में क्या होता है। पहले प्रिंसिपल में बोला गया है, क्या बताया उन्होंने, कि यहाँ क्या कर देना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क में काम को डिवाइड कर देना चाहिए। डिवीजन मतलब डिवाइड और वर्क मतलब काम। यहाँ क्या करना चाहिए, सबके कैपेबिलिटी स्ट्रेंथ की, मतलब कितनी क्षमता है, कौन कितना कर सकता है, उसके पास कितनी नॉलेज है, कितनी पावर है, उस बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उनका काम क्या करना चाहिए, डिवाइड करके दे देना चाहिए कि हाँ, तुम इतना करो, तुम इतना करो, तुम इतना करो। यहाँ ये हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ ऐसा करने से ना कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि किसको कितना करना है या क्या करना है। सबको सबका काम मिल जाएगा, सब अपना काम अपना अच्छी तरीके से करिए। तो जब सबको सबका काम एलोकेट हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब अपना काम अपने टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी को किसी का काम एलोकेट करके नहीं दिए, बस ये बोल दिए ग्रुप में जाकर कि ये करना है, आज क्या बनाना है। नॉर्मल एग्जाम्पल समझो, घर में 10 लड़कियाँ हैं, 10 रहती नहीं समझो, लेकिन 10 है। और यहाँ क्या हुआ कि अब बोल दिए कि आज बनेगी फ्लावर की भाजी बनेगी, मटर की बनेगी, और जो जो जो। तो यहाँ क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनाने को तो बोल के चले गए घर वाले या पेरेंट्स ने बोल दिया, लेकिन अब किसी का नाम फिक्स नहीं किया कि तुझे क्या बनाना है। तो यहाँ ये बोलेगा मैं नहीं करूँगा, ये बोलेगी मैं नहीं करूँगी, तू इसको दे, तू उसको दे, ऐसा होता है। तो यहाँ काम में भी वही होगा। तो इससे अच्छा जब डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सबको सबका काम पता चल जाएगा, वो अपना काम अच्छी तरीके से कर लेगा। उसके बाद हमारा आता है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, यहाँ क्या होता है कि अथॉरिटी मतलब पावर। अब जैसे मैं बोलूँगी आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, तो आप मैनेजर हो, तो वहाँ आपको उतनी अथॉरिटी है कि तुम ये काम कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे पास उतनी पावर है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं। अब जैसे कोई इंसान, यहाँ कैसा होना चाहिए कि अथॉरिटी इक्वल रहनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मतलब अगर कोई पर्सन के पास अथॉरिटी बड़ी है तो उसका काम भी ज़्यादा रहना चाहिए, राइट। और किसी की अथॉरिटी कम है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। अगर हम अथॉरिटी ज़्यादा दे दिए लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ मिसयूज़ होगा। वो अपनी अथॉरिटी का गलत मिसयूज़ कर सकता है, गलत तरीके से यूज़ कर सकता है। और साथ में अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है बट अथॉरिटी कम है, काम ज़्यादा है बट अथॉरिटी इतनी ज़्यादा पावर दी है नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो सही से कर नहीं पाएगा इंसान का। तो यहाँ ये होता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। समझ जाओ ना, वो लिखने से अच्छा है, ईजी है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या होगा कि यहाँ क्या रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए।
जैसे बिजनेस में चल रहा है, सब मैनेजमेंट सब तरीके से कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी यहाँ मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर डिसिप्लिन के थ्रू काम करेंगे तो काम बहुत अच्छे वे में होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का रहना भी ज़रूरी है। ये किसने बोला? हमारे हेनरी फेल। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? अब समझो मिस्टर ए है, एक पर्सन को यहाँ एक ही से कमांड मतलब किसी का ऑर्डर, मतलब अभी जैसे समझ लो वर्कर्स जो है, वर्कर्स काम करना अपने आप स्टार्ट नहीं करते, वर्कर्स को कोई बोलता है, उनका जो हेड रहता है वो बोलता है कि हाँ, सुपरवाइजर बोलता है तुझे आज इतना काम करना है, आप सबको इतना काम करना है, ओके। तो यहाँ ऐसे ही होता है कि यहाँ क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब यहाँ क्या मिलना चाहिए, एक तरीके से ऑर्डर मिलना चाहिए कि हाँ एक पर्सन के थ्रू मिलना चाहिए। अब समझो 2-3 हेड है, एक हेड ने कुछ और काम बोला, दूसरे हेड ने कुछ और काम बोला, और तीसरे हेड ने कुछ और काम बोला, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वर्कर्स ये सोचेंगे ना, अरे किसकी बात सुने, ये वाला काम पहले या ये वाला काम पहले, अरे इसका करना है या इनका करना है, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ क्या बोलता है कि यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड में यहाँ ऐसा रहना चाहिए कि हाँ एक ही इंसान क्या करना चाहिए, कमांड देना चाहिए, ओके। मतलब अगर एक पर्सन है तो उसको एक ही इंसान का कमांड मिलना चाहिए, 4 जन से नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से क्या समझ में आता है कि यहाँ क्या होता है कि ये जो डायरेक्शन देना चाहिए, अभी काम तो दे दिए ना, अब डायरेक्शन भी देने की ज़रूरत है कि करना कैसे है। तो जब डायरेक्शन दिया जा रहा है तो डायरेक्शन यहाँ भी कौन देगा, एक इंसान देगा। ये बोलेगा ऐसे कर और वो बोलेगा वैसे कर, तो यहाँ बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ जो डायरेक्शन भी मिलेगा वो हमारे एक ही सुपरवाइजर के थ्रू मिलेगा। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ओके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। यहाँ क्या मतलब होता है कि देखो, यहाँ क्या करना है कि हमारे जो कंपनी का ग्रुप इंटरेस्ट है ना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, उसको मायने, मतलब क्या बोलेंगे, हमें प्रायोरिटी उसको देना है, उसको मायने रखना है, उसको टॉप पे रखना है। उनके लिए हमें क्या करना है, फॉलो करना है। मतलब ग्रुप इंटरेस्ट मतलब एक जन के, हम लोग क्या करेंगे, एक जन जो बोल रहा है उस पर नहीं जाएंगे, हम जो भी काम करेंगे वो ग्रुप के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर प्रॉफिट का जो कंपनी है, कंपनी का एम ज़रूरी है, ना कि जो एक मैनेजर है उसने जो बोला है। यहाँ क्या होता है, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट के थ्रू मतलब क्या होता है कि कोई किसी का क्या कर सकता है, गलत एडवांटेज उठा सकता है, मिसयूज कर सकता है। तो यहाँ मतलब एक इंसान के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं जाएंगे, उसका प्रॉफिट नहीं देखना है, यहाँ हमें प्रॉफिट देखना है ग्रुप का। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यहाँ ये फॉलो होता है कि हाँ, हम जो भी मतलब प्रॉफिट देखेंगे, हमें किसका प्रॉफिट देखना है, हमें किसका मेन एम प्रायोरिटी रखना है, ग्रुप इंटरेस्ट रखना है, एक अकेले इंसान का नहीं। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन से क्या समझता है, रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी, ओके। सैलरी में क्या होता है कि यहाँ क्या करना है, हमें जो रिम्यूनरेशन है, जो जैसा काम कर रहा है, जो जितना काम कर रहा है, उसको एक फेयर टाइम पे और सही वेजेस देना है। फेयर मतलब सही, जितना उसका हक बनता है, जितना वो काबिल है। जैसा अगर समझ लो एक इंसान वर्कर ए है और वर्कर बी है, ए बहुत ज़्यादा काम करता है और बी बहुत लेजी है, वो काम बहुत टालता है और सही से नहीं कर रहा है। तो हमें जब पता है ए ज़्यादा काम कर रहा है, तो हमें ए को क्या करना है, सैलरी वेजेस ज़्यादा देनी है और बी को कम देना है, सिंपल। तो यहाँ जो प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन है वो यही बता रहा है कि हाँ, सही तरीके से जो सही इंसान जो जितना ज़्यादा कर रहा है उसको वैसा वेजेस दो, जिसकी जितनी मेहनत लग रही है, सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल भी, ओके। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ हमारे पास क्या रहना चाहिए, एक सेंटर रहना चाहिए, लाइक एक एम, एक गोल, क्या अचीव करना है, सबको उसी के ऊपर वर्क करना है। अभी जैसे बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सबको सबका काम दे देना है एक सेंटर कि हाँ तुम्हारा ये मेन ऑफ सेंटर है, मतलब ये एम है, इस पे तुम्हें अचीव करना है, इस पे फोकस करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन में यही बोला जाता है कि एक सेंटर बना के रखना है। जिस तरीके से ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा बड़ा है, बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा है, उस हिसाब से उनको डिवीज़न करके
डिपार्टमेंट में, बट उनको उनका सेंटर प्रोवाइड कर देना है जिससे वो उसको ही क्या करेंगे, अचीव करने को ट्राई करेंगे। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन से क्या समझ में आता है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन से क्या समझ में आता है कि देखो, कंपनी में एक ही तो डिपार्टमेंट होता नहीं है, कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, और कंपनी में सिर्फ सब एक पोस्ट पे नहीं होते, कोई टॉप पे होता है, कोई मिडल पे होता है और कोई लोअर पे भी होता है, राइट। अब टॉप पे हमारे कौन रहते हैं? CEO रह गए, देन मैनेजर्स रह गए, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, जो भी रहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम संभालते हैं, वो हमारे टॉप पे हो गए। फिर मैनेजमेंट का थोड़ा अलग काम करने के लिए हमारे सुपरवाइजर रहते हैं, वो लोग कहाँ हो जाएंगे? वो लोग मिडिल में हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो वर्कर्स काम करते हैं वो कहाँ हो जाते हैं? लोअर में हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि स्केलर चेन के थ्रू चलेगा। कैसा? कि हाँ, जो मैनेजर रहेगा वो डायरेक्शन किसको देगा? सुपरवाइजर को देगा। सुपरवाइजर किसको देगा? जो फॉरहेड रहेगा। और फॉरहेड किसको देगा? वर्कर्स को देगा। यहाँ क्या हो रहा है? काम लाइन से चल रहा है, चेन के थ्रू। जब अभी काम करने बोला, अब वर्कर्स ने काम कर लिया, डायरेक्शन तो मिल गया अभी। अब वर्कर्स ने काम कर लिया तो वर्कर्स डायरेक्ट जाकर मैनेजर को नहीं बताएगा कि काम खत्म हो गया। वर्कर अपने फॉरहेड को बोलेगा, जो हेड रहेगा उनको बोलेगा कि देखो काम हो गया। अब वो फॉरहेड क्या करेगा? वो बताएगा सुपरवाइजर को, जो सुपरवाइज करता है। तो सुपरवाइजर बोलेगा ओके। अब सुपरवाइजर जाकर मैनेजर को बताएगा कि हाँ काम हो चुके। अब मैनेजर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ स्केलर चेन के थ्रू चलता है। फिर ऐसा चलना चाहिए, लाइक बहुत, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे करने चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या समझ में आता है कि जैसे काम कैसा चल रहा था, स्केलर चेन के थ्रू चल रहा था, वैसे ही जो ऑर्डर रहेगा वो एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। कि हाँ, बिजनेस में जो भी ऑर्डर फॉलो हो रहा है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, इस ऑर्डर के थ्रू क्या करेगा? हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रन करता है। इस ऑर्डर के थ्रू बिजनेस को क्या करना है? रन करना है। ऑर्डर एक इंसान से मिलना चाहिए टॉप लेवल से, तो उसी से मिलना चाहिए, 4 से नहीं मिलना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से क्या समझ में आता है कि सबको इक्वल राइट्स रहने चाहिए, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या होता है कि हाँ, ये वर्कर ज़्यादा अच्छा कर रहा है या ये वर्कर किसी का रिलेटिव है या किसी भी तरीके से, तो उसके साथ पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए कि हाँ उसको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहा है और इसको नहीं। यहाँ जो भी 2 वर्कर्स है तो दोनों को सेम तरीके से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनके पोजीशन के हिसाब से, वो जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ये बोलता है कि सबको इक्वल ट्रीट करना है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब जो हमारे वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, जो काम कर रहे हैं, उनको बताओ कि तुम स्टेबल हो, उनको एक टेन्योर दे दो कि हाँ तुम इतने साल तक काम करोगे, जिससे उनके मन में वो नहीं रहेगा कि हाँ मुझे कब निकाल देगी। इस तरीके से मतलब कितने सारे जॉब पे ऐसा रहता है कि डर रहता है कि हाँ कब निकालेंगे पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। तो जब अगर एक फिक्स टाइम रहेगा तो वो लोग भी स्टेबल रहेंगे और उन लोग को पता रहेगा कि हाँ है, काम यही चलने वाला है, यही करने वाला है। तो एक स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव मतलब हमें ये बताना है कि आप भी इनिशिएटिव ले सकते हो। किसको? वर्कर्स को। कि आपके भी आइडियाज़ बहुत मैटर करते हैं। आप भी कोई भी, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, न्यू आइडिया है, कुछ भी है बिजनेस को एक्सपांड करने का या जो भी तरीके से, आप आकर हमें बताओ, हम वेलकम करेंगे आपके आइडिया का। तो मैनेजर को ये बात हमारे वर्कर्स के सामने रखनी है कि हाँ तुम इनिशिएटिव ले सकते हो। कोई भी डिपार्टमेंट में, बिजनेस में, हर छोटे से छोटे पोस्ट का और बड़े से बड़े पोस्ट का इनिशिएटिव ले सकता है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट द कॉर्प्स। अब इसका मतलब क्या है? एस्प्रिट द कॉर्प्स, इसका मतलब है यूनियन इन स्ट्रेंथ। यहाँ क्या है कि यहाँ प्रिंसिपल ये रखा गया है कि हाँ जो स्ट्रेंथ है वो यूनियन में रहती है। कि मैनेजमेंट में ये बात भी फॉलो करनी चाहिए कि हाँ जो वर्कर्स है वो अकेले काम नहीं, वो लोग ऐसा यूनियन, ऐसा ग्रुप काम करे। जब वो ऐसा यूनियन करेंगे
तो उन्हें पता रहेगा ये एक इंसान का गोल नहीं है, ये पूरे यूनियन का गोल है, इतना टारगेट है, इतना अचीव करना है, इसको गोल को अचीव करना है। तो सब मिलकर बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो जब भी यूनिटी में काम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। तो इसलिए इसे भी कहाँ रखा गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में। तो इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल डिस्कवर किए हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी पॉइंट समझ में आई है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आगे भी शेयर करो, जिससे सभी को ये वीडियो आप उनके पास पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।